चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन सी। सेक्शन सी मैं जरा पेन ले लूं या हाइलाइटर ले लूं। अब यहां पे क्या बोला गया है, सेक्शन सी देखिए, और मॉडल पेपर 2, बोर्ड पेपर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। हर क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। देखते हैं, हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। A partner withdraws identical amount in the beginning of each month from the firm. At the end of the year, the total annual drawings was 12,000. 12% per annum. Interest is chargeable on drawings. During the determine the amount of interest on drawings. सबसे easiest question है। आप यूं समझिए, आप पूरे साल में 12,000 रुपए निकाल रहे हो। आप पूरे साल में कितने निकाल रहे हो? 12,000 रुपए पूरे साल में निकाल रहे हो, करेक्ट। और हर महीने निकाल रहे हो। अगर आप पूरे साल में 12,000 रुपए निकाल रहे हो, मतलब 12 महीने के 12,000 रुपए निकाल रहे हो, तो आपके पास हर महीने का ड्रॉइंग्स कितना होगा? 1,000 रुपीज। चलिए, ये बात तो क्लियर होगी, 1,000 रुपीज। अब मान लीजिए आप एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालते हो, तो आप रेट क्या लगाओगे? इट इज 6.5। इंटरेस्ट रेट इज 6.5 फॉर बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कोर्स में। फिर दूसरा जो है, मान लीजिए अगर आपने मिडल ऑफ द मंथ रखा हो तो इट इज 6%, और आपने एंड ऑफ द मंथ रखा हो ड्रॉइंग्स तो ये हो जाएगा 5.5%, करेक्ट। मतलब अगर आप महीने की शुरुआत में ड्रॉइंग्स करते हो तो आपका 6.5% का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप महीने के अंत में ड्रॉइंग्स करते हो, अंत में हर महीने के एंड में ड्रॉइंग्स करते हो, तो आपका 5.5% इंटरेस्ट लगेगा। और अगर आप मिडल में, महीने के मिडल में हर महीने ड्रॉइंग्स करते हो, तो वो आपका 6% इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको टोटली, अगर देखिए आपको इंटरेस्ट ढूंढना, तो फॉर्मूला क्या आएगी? सिंपल, आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, PRN अपॉन 100, करेक्ट। यानी कि ये फॉर्मूला आएगी हमारी। इट इज मंथली ड्रॉइंग हमारी 1,000 की है। नाउ इट इज PRN अपॉन 100। नाउ प्रिंसिपल हमको मिल चुका है, P इज 1,000। रेट हमको मिल चुका है कि हम बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, इट इज 6.5%, बड़ा। और नंबर ऑफ मंथ्स जो हम यहां लगाते हैं, दैट इज व्हाट, सॉरी, नंबर ऑफ मंथ्स हमें यहाँ पे, सॉरी, रेट क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया है। रेट तो 12% दिया ही है, इट इज रेट इज 12%, तो 12 अपॉन 100 आएगा। और नंबर ऑफ मंथ्स कितने लगेंगे? तो भाई 6.5 अपॉन 12 है, 6.5, इट इज 6.5। सिंपल सा फंडा है। तो देखिए, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज 1,000 इंटू 12 अपॉन 100 डिवाइड बाय, सॉरी, इंटू 6.5, that is 780 is our answer. 780 is the answer and that is my answer. चलिए नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको तो इतना याद रखना है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, जो अगर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो तो 6.5 लेना है n। मैं आपको n बोल रहा हूं, रेट नहीं बोल रहा हूं, सॉरी, मैंने गलती से रेट बोल दिया। ये जो आप ढूंढ रहे हो n है, ये क्या है? n है। तो n मतलब क्या हो? नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड कितना आएगा? यहाँ पे 6.5, यहाँ पे आएगा 6 मंथ्स, और यहाँ आएगा 5.5। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर आपने मान लीजिए विड्रॉ किया हो तो 6.5 रखिएगा। एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ किया हो, हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहे हो तो 5.5, हर महीने के मिडल में विड्रॉ कर रहे हो तो 6। हर महीने, मतलब हर महीने के बिगिनिंग में, हर महीने के एंड में, और हर महीने के मिडल में, हर महीने विड्रॉ कर रहे हो तो आपको ये कैलकुलेट करना है। ये कैसे होता है, ये मैंने अपने रेगुलर बैच में पढ़ाया है, पर अभी हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो शॉर्ट रिवीजन के अंदर मैं आपको सिर्फ रेट बता रहा हूं, यही लगा के आपको आंसर ले लेना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। RHS are the partners of partnership firm. The profit sharing ratio is 5:4:3. All the partners decided to change the profit sharing ratio as 2:2:1. From the information, find out gaining ratio. अब देखिए, यहां बड़ा सिंपल सा फंडा है।
आर एच और एस का रेशियो था 5:4:3। पुराना रेशियो ये था, न्यू रेशियो 2:2:1 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन में गेनिंग रेशियो दोनों। तो देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, हमारे गुजरात बोर्ड पे तो न्यू माइनस ओल्ड की फॉर्मूला लगती है, तो हम न्यू माइनस ओल्ड की फॉर्मूला लगाएंगे कि न्यू रेशियो है उसमें से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे, करेक्ट। तो देखिए यहां पे ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे आर एच और एस है, इनकी न्यू रेशियो है 2:2:1 × 2/5 2/5 1/5 माइनस ओल्ड रेशियो 5:4:3। तो 5 + 4 9 + 3 12, तो 5/12 4/12 3/12। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2/5 माइनस 5/12। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई करके जो फिगर आएगा वो आएगा 12 5 60। तो यहाँ 60 आ जाएगा, करेक्ट, दैट इज 12 5 60। तो फिर 2 12 24, 12 5 60 ले लिया। नाउ 2 12 24 एंड 5 5 25, बिकॉज एलसीएम लेना है। अगर मान लीजिए कि 5 12 60 है तो 2 12 24 होगा, और 12 5 60 है तो 5 5 25 होगा। इट इज -1/60। तो ये इनका गेनिंग रेशियो है कि आर को गेन हो रहा है 1/60 का। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहां भी क्या होगा, हम एलसीएम निकालेंगे तो 12 5 आ जाएगा 60, करेक्ट। नाउ 5 12 60 तो 2 12 24, और 12 5 60 तो 4 5 हो जाएगा 20। तो 4 5 20, तो अपना कितना हो जाएगा 20 माइनस 24 माइनस 20 इज कॉल्ड 4/60। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट इज सॉरी, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर हम देखें तो दैट इज ये आर सेक्रीफाइस कर रहा है, एच गेन कर रहा है, बिकॉज न्यू माइनस ओल्ड किया है। तो आर सेक्रीफाइस, आर अपना क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। आर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/60 सेक्रीफाइस कर रहा है, और एच गेन कर रहा है 4/60 का। वापस लेते हैं 1/5 3/12, तो 12 5 60, यहां 60 ले लेते हैं। नाउ क्या होगा, 5 12 60 तो 1 12 12, और 12 5 60 तो 1 5 3 5 15। तो हम 12 माइनस 15 दैट इज कॉल्ड 3/60। तो 3/60 कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एस, मतलब आर और एस। आर सेक्रीफाइस कर रहा है 1/60, एस सेक्रीफाइस कर रहा है 3/60। तो एच को गेन हो रहा है 4/60 का। एनी डाउट्स, नो डाउट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गिनी रेशियो में मिल चुका है, और गिनी रेशियो क्या है इनका, गिनी रेशियो है 4/60, और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ राइट द जर्नल एंट्री द फॉलोइंग बैलेंसेस डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए एक बात समझिए, फर्म डिसॉल्व होती है, करेक्ट, तो पार्टनरशिप फर्म में बराबर इन तीनों बैलेंस का क्या होगा, देखते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। चलिए फंडा समझते हैं। राइट जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग बैलेंसेस डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे क्या होता है, वर्कमेंस एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। तो इसका हम क्या करेंगे, चलिए हम तीनों चीजों को देखते जाते हैं एक वर्किंग द्वारा। समझिए कि फर्म चल रही थी, समझिए फर्म चल रही थी, ABC की फर्म थी, ठीक है, और इनको 5 साल हो गए। अब यहां आके ये लोग फर्म डुबा रहे हैं, और जब ये फर्म डुबा रहे हैं तो इनकी बैलेंस शीट में कुछ चीजें पड़ी हैं, जैसे मैं बोलूंगा वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड पड़ा हुआ है, ठीक है, यूं समझ लीजिए कि भाई 12,000 रुपए का वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड पड़ा हुआ है। दूसरा इन्होंने क्या बोला है, दूसरा बोला है प्रूडेंट फंड पड़ा हुआ है, एज पर प्रूडेंट फंड एक्ट आपके पास प्रूडेंट फंड पड़ा है, समझिए ये पड़ा हुआ है 24,000 रुपए, एज्यूम कर लेते हैं। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डायरेक्ट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है,
और यूं समझ लीजिए ये जो है वो हमारा 9,000 का लॉस पड़ा। अब इन तीनों की एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन इफेक्ट क्या होगी? तो अगर फर्म डूब रही है और इतनी बैलेंस पड़ी है तो इनका होगा क्या? अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस ये जो पिछले सालों से चले आ रहे हैं, अब इसमें हम पहले ये बात कर लेते हैं कि वर्कमेंस कंपनसेशन फंड कैसे जमा किया गया हो। अगर मैं एज्यूम करूं कि पहले साल इन्होंने एक प्रॉफिट कमाया है, समझिए पहले साल इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। अब मान लीजिए कि इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, समझिए 30,000 रुपीज का, और उसमें से इन्होंने वर्कमेंस कंपनसेशन फंड में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 12,000 रुपए ट्रांसफर किए, तो बाकी का जो 18,000 रुपए है वो पार्टनर्स को मिला होगा, करेक्ट? तो पैसा किसको मिला होगा? पार्टनर्स को मिला होगा 18,000। अब मैं ये कह रहा हूं अगर 30,000 पूरे बांटने जाते और रेशियो इक्वल होता तो इन पार्टनर्स को मिलता 10,000 ए को, 10,000 बी को और 10,000 सी को मिलता। पर अभी इनको कितना मिलेगा? 6,000, 6,000, 6,000। मतलब तीनों ए बी और सी को मिलना चाहिए था कितना? डेट इज 10,000 रुपए। अगर प्रॉफिट कमाया होता तो मतलब प्रॉफिट 30,000 पूरे बांटने जाते तो ए बी सी को 10,000 मिलते, पर हमने क्या किया है 12,000 रुपए वर्कमेंस कंपनसेशन फंड में डाल दिए। इसकी वजह से हम 18,000 रुपए ही पार्टनर्स को बांट पाए, ए बी और सी को। मतलब इनको कितने पैसे नहीं मिले? तो देखा जाए तो इनको 12,000 नहीं मिले, मतलब हर पार्टनर ने अगर कंट्रीब्यूट किया होगा तो कितना कंट्रीब्यूट किया होगा? दैट इज 4,000, 4,000, 4। ए बी और सी ने 4,000 रुपए इस वर्कमेंस कमीशन फंड में कंट्रीब्यूट किए हैं। किस लिए? कि अगर किसी वर्कर को कुछ हो जाए, करेक्ट, इस वर्कर को कुछ हो जाए तो हम ये पैसा यूटिलाइज करके उस वर्कर का एक्सीडेंटल रिकवरी कर सके। तो पीएनएल हमने डेबिट किया है, सामने बैलेंस शीट में क्रेडिट किया, एंट्री की होती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू वर्कमेंस कमीशन फंड। अब सोचिए कि आपने जो पैसा जमा किया है वो तो पार्टनर्स ने ही जमा किया है, आपने प्रॉफिट में से ही जमा किया था। अब अगर फर्म डूब रही है और किसी भी वर्कर को कुछ हुआ होता तो इन पैसों में से उसको हमने ये पैसे चुका दिए होते। पर अभी तक किसी भी वर्कर को इन 5 सालों में कोई एक्सीडेंटल रिपोर्ट मिली नहीं है, मतलब ये पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ। अब ये पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ तो ये पैसा जमा किसने किया था? पार्टनर्स ने। तो ये पैसा किसको देना होगा? पार्टनर्स को, उनकी कैपिटल में ही देना होगा, ए बी और सी को। किस रेशियो में देना होगा? ओल्ड रेशियो में, बिकॉज उन्होंने ओल्ड रेशियो में जमा किया था तो उन्हें ओल्ड रेशियो में ही देना होगा। तो वर्कमेंस कमीशन फंड किसको देना होता है? पार्टनर्स को। तो ये इसकी एंट्री क्या होगी? वर्कमेंस कमीशन फंड बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे, मतलब लाइट साइड पे, मतलब किस साइड बोलेंगे? बैलेंस शीट की इस साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं और इसको हम डेबिट साइड बोलते हैं। तो ये एक लायबिलिटी है, करेक्ट। तो अगर ये क्रेडिट है तो हम उसको डेबिट करके निकाल देंगे और किसको देंगे? पार्टनर्स को। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमेंस कमीशन फंड एक्सीडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। बराबर, जिसमें भी डालना हो डाल सकते। बराबर। सो वर्कमेंस एक्सीडेंट फंड हमने पार्टनर्स ने ही जमा किया था तो वही पैसा हमें पार्टनर्स को वापस लौटा देना होगा। फिर मान लीजिए प्रोविडेंट फंड है, तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है? वो एज पर प्रोविडेंट फंड एक्ट जमा होता है। ये जो अपने प्रोविडेंट फंड यहाँ पे है ना, ये प्रोविडेंट फंड एक्ट द्वारा जमा होता है। ये जो फंड है प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉयज को देना पड़ता है कंपल्सरीली, बिकॉज ये एक्ट द्वारा जमा होता है। तो ये पैसा अगर मान लीजिए फर्म डूब गई तो वर्कर्स को देना होगा, और अगर वर्कर्स अब मान लीजिए कि नहीं रहे तो ये क्या होगा? ये पैसा अब देना किसी को है नहीं, तो यही पैसा अब हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। ये पैसा हमने क्या किया था कि वर्कर्स को देना है, इस तरीके से हमने जमा किया था, पर अब वर्कर्स को देना तो है नहीं, तो ये पैसा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और ये प्रॉफिट हमें क्या ले जाना है? रियलाइजेशन अकाउंट में। याद रखिएगा, जब भी फर्म डूबती है और कोई नुकसान होता है या कोई खर्चा होता है तो रियलाइजेशन डेबिट करते हैं, और जब भी कोई प्रॉफिट या इनकम होती है या फायदा होता है तो हम रियलाइजेशन क्रेडिट करते हैं। सीधा फंडा है, प्रोविडेंट फंड के पैसे हमको अब किसी को चुकाने ही नहीं है तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये पैसा हम कहाँ ट्रांसफर करके लेके जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में।
तो प्रोविडेंट फंड की क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट करके बंद कर देंगे और उसे कहां डाल देंगे, रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या होगी, प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिंपल सा फंडा है। अब प्रॉफिट इन लॉस क्या है, डायरेक्ट बैलेंस है। प्रॉफिट इन लॉस का डायरेक्ट बैलेंस है मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हमारा 9,000 रुपए का लॉस है। अब लॉस जो है वो तो पार्टनर्स को ही बांटना होगा। अब प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को देना होता है, तो लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनर से लेना होगा, तो हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और लॉस को क्रेडिट करेंगे। ये डेबिट है तो क्रेडिट करके निकाल देंगे और लेंगे किससे, पार्टनर से। प्लस प्रॉफिट होता है, देखो प्रॉफिट होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, जब देना होता। और लेना होगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, ए बी सी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों, जब लॉस क्या होता है, लेना होता है, और प्रॉफिट क्या होता है, देना होता है। और देना हो तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स को, प्रॉफिट लॉस डेबिट करते हैं, पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब लेना होता है तो पार्टनर को डेबिट करते हैं बिकॉज उनसे लेना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री यहां पे क्या आएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। Past journal entries and the following transaction when realization account is prepared without narration। चलिए देखते हैं। अब यहां पे क्या फंडा है, past bad debt written off is 22,000 out of which 12,000 was recovered। चलो ठीक है। अनरिकॉर्डेड टैक्स 10,000, चलिए ठीक है। गुडविल नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स बट 40,000 रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ इट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। मतलब ये जो सम है वो डिसोल्यूशन का है। अब देखिए एक फंडा है, सिंपल लॉजिक लगाते हैं फंडे का। पहले एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं और साथ साथ में हर एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एबीसी की फर्म थी, यहां पे एबीसी की फर्म थी और इस फर्म ने 10 साल बिजनेस किया और अब इनको लगता है इनका सेंचुरियन पॉइंट हो गया तो ये फर्म यहां बंद कर, डिसॉल्व कर रहे हो फर्म को। चलिए डिसॉल्यूशन के टाइम पे इनका पहला फंडा क्या है, इनका पहला फंडा ये है कि एक बैड डेट थी 22,000 रुपए की जो हमने राइट ऑफ कर दी, उसमें से बंदे की आत्मा जाग उठी और उसने 12,000 रुपए दे दिए। अब सिंपल सा फंडा है, आप समझिए पहले आपने किसी बंदे को माल बेचा तो उसकी एंट्री क्या हुई होगी, लॉजिक लगाइए। आपने किसी बंदे को माल बेचा, मान लीजिए राज को आपने माल बेचा। अब राज को आपने सेल किया तो एंट्री क्या होगी, राज टू सेल्स कितने की, समझिए आपने एंट्री की थी 22,000 रुपए एग्जैक्टली। अब कुछ सालों बाद मान लो उसने बोल दिया भैया मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया हूं, मैं आपको पैसे दे नहीं पाऊंगा। तो ही नेवर पेड अ सिंगल पेनी, तो यहां पे क्या बैड डेब्ट हो गई, तो हमने एंट्री कर दी बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट कि भैया राज से तो कोई पैसा मिलना नहीं है। तो हमने 22,000 रुपए क्या कर दिए, उसकी बैड डेब्ट में रिटर्न ऑफ कर दी, करेक्ट। तो अब देखा जाए तो राज डेबिट था, राज क्रेडिट होकर निकल चुका है। हमने जो भी राज से माल बेचा था उसको हमने बैड डेब्ट में ट्रांसफर कर दिया है, मान लीजिए इसी साल में, ये लास्ट वाले ईयर में ही हमने ट्रांसफर कर दिया था, बराबर। अब एक मान लीजिए कि अब राज की आत्मा जाग उठी जिस दिन डिसॉल्यूशन था कि भैया मैं उसमें से 12,000 रुपए दे रहा हूं। अब ये बंदा राज अपने को 12,000 दे रहा है तो कैश तो डेबिट होना ही होना है, करेक्ट। कैश तो डेबिट होना है कि हाँ हमको 12,000 मिले हैं तो कैश डेबिट होना ही होना है। और सामने में राज को क्रेडिट नहीं कर सकता बिकॉज राज तो डेबिट क्रेडिट होकर निकल चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं एंट्री करूंगा टू बैड डेब रिकवर्ड, तो मैंने बैड डेब रिकवर की 12,000 रुपीज। अगर फर्म चल रही होती तो मैं एंट्री करता कैश, बिकॉज पिछले साल मैंने उसको नुकसान में बुक किया था तो वही पैसा जब मुझे मिला तो मैंने उसको इनकम में बुक कर लूंगा। पर क्या होगा कि अगर ये फर्म डूबी नहीं होती तो मैं ये एंट्री करता, पर फर्म डूब चुकी है तो डूबने के टाइम पे ये एंट्री में चेंज आ जाएगा और ये एंट्री ना होने की जगह पे कौन सी एंट्री होगी, दैट इज टू रियलाइजेशन। बिकॉज जब फर्म डूब जाती है तो जो फायदा होता है वो रियलाइज में क्रेडिट होता है और नुकसान होता है वो रियलाइज में डेबिट होता है। तो यहां मुझे 12,000 डूबे हुए मिले
तो ये मेरे लिए एक फायदा है, तो मैंने इसको रिलेशन में क्रेडिट कर दिया। उस बंदे ने पैसे दिए तो कैश आई, डेबिट कर दूंगा, सामने क्रेडिट करूंगा रियलाइजेशन। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो पहली एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000। अब अनरिकॉर्डेड टैक्स 10,000 रुपए का है, अनरिकॉर्डेड टैक्स है, वो मुझे पे करना पड़ा। मतलब क्या हुआ कि फर्म डूब रही थी, तो बैलेंस शीट में पहले हम लोग क्या करते हैं, टैक्स की लायबिलिटी जनरेट करते हैं। सी ऑलवेज है ना, टैक्स का भी एक प्रोविजन होता है, आप समझो। टैक्स के केस में क्या होता है, समझिए कि आपका 1 साल खत्म होता है, तो साल खत्म होने के बाद उसके 6 महीने के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना। तो मान लीजिए आपको उस पिछले साल का पूरा टैक्स आपको अगले 6 महीने में कैलकुलेट करना हो, तो कैलकुलेट करके आप अपनी बैलेंस शीट में पहले उस टैक्स को एज अ लायबिलिटी दिखाते हो कि भैया मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्स है, और वो भैया एक पर्टिकुलर अमाउंट है, समझिए यहाँ पे जो अमाउंट है वही ले लेते हैं, इट इज 10,000 रुपीज का टैक्स है। फिर हम उसको चुकाते हैं। तो हमारी पहली एंट्री जो होती है वो ये होती है, दैट इज हम प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसा निकाल के चुकाते हैं। मतलब क्या होता है, हम प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रोविजन फॉर टैक्स निकालते हैं, दैट इज 10,000 रुपीज, और उसको फिर लायबिलिटी में लाते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, पी एंड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, बराबर। तो ऐसा हम लोग एंट्री करते हैं 10,000। अब हुआ क्या, फर्म डूब, इस डेट को फर्म डूब गई, पर आपने यहां पे टैक्स दिखाया ही नहीं, इट इज अनरिकॉर्डेड टैक्स, इट इज अनरिकॉर्डेड टैक्स। अगर मान लीजिए आप, देखिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, इजी है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मान लीजिए 1 साल खत्म हो गया, उसके 6 महीने के अंदर आपको अपनी बैलेंस शीट में टैक्स दिखाना है। तो पहले क्या होता है, 1 साल हम पीएनएल बनाते, यहां तक का वो हम बनाते, यहां पे फाइनलाइज करते पीएनएल और बैलेंस शीट। फिर हम प्रॉफिट में से टैक्स निकालते हैं। तो प्रॉफिट में से हमने टैक्स निकाल लिया, तो हम लोग प्रॉफिट में से टैक्स निकालते हैं 10,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रॉफिट में से निकाल के लायबिलिटी में जनरेट कर देते हैं। एंट्री होती है पी एंड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। डन, कितने का, 10,000। तो ये उसकी इफेक्ट आ गई 10,000 रुपीज की यहाँ पे। अब ये टैक्स आपका आ गया। अब आप यहाँ पे अगर उसको चुकाओगे तो एंट्री क्या करोगे, यहाँ पे आप इस डेट को एंट्री करोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने 10,000 रुपीज का टैक्स चुका दिया। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, यहां पे अगर ये टैक्स रिकॉर्डेड होता और हम चुका रहे होते तो हम एंट्री करते प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। पर हमें यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट बोला गया, ट्विस्ट बोला है अनरिकॉर्डेड टैक्स। अनरिकॉर्डेड टैक्स मतलब क्या, आपने बैलेंस शीट में टैक्स रिकॉर्ड ही नहीं किया, मतलब आपने ये एंट्री ही नहीं की है। और अगर आपने मान लीजिए ये एंट्री की ही नहीं है, करेक्ट, तो आपका यहां टैक्स दिखेगा नहीं। और अगर आपका टैक्स दिखा नहीं है लेकिन आपको फिर भी चुकाना है, तो अब तो ये क्या होगा, आपको आप यहां प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास डेबिट चीज है ही नहीं। तो उस केस में ये एक तरह का नुकसान हो गया, बिकॉज हमने तो कोई प्रोविजन की नहीं थी और हमें अपनी जेब से पैसा निकाल के चुकाना पड़ रहा है। तो यहां पे एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने की, दैट इज 10,000। बिकॉज हम प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट नहीं कर सकते, बिकॉज वो क्रेडिट ही नहीं हुआ है, बैलेंस शीट में लाइट रेट पे दिखा ही नहीं, तो मैं उसको डेबिट कर ही नहीं सकता, इसलिए मैंने रिलेशन टू बैंक किया हुआ है। यहाँ पे एंट्री क्या होगी, रिलेशन टू बैंक 10,000। Now goodwill not disclosed in the books but 40,000 realized from the sale of it। अब मान लीजिए कि आपकी फर्म चल रही थी, मान लीजिए आपकी फर्म चल रही थी, ठीक है। अब मान लीजिए ABC की फर्म थी, बराबर, इन्होंने 10 लाख रुपए लगाए थे, फर्म चल रही है 1 2 3 4 5 साल तक फर्म चली, 5 years हो चुके हैं उसको, करेक्ट। अब क्या हो रहा है, उन्होंने उस फर्म को डुबा दिया इन सेंस किसी को बेच दिया। अब बेच दिया तो ये लोग अपनी गुडविल, मान लो कि इनकी गुडविल है, एक अमाउंट है गुडविल की 40,000 रुपीज, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है,
सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्यों सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल? बिकॉज खुद से मेहनत करके आप जो गुडविल जनरेट करते हैं उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी किताब में रिकॉर्ड नहीं होती, मतलब आप बैलेंस शीट गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने फर्म दुबई या फिर बेची तो आपको पैसे मिले गुडविल के। कितने पैसे मिले? 40,000 मिले। तो ये पैसे तो आपको मुफ्त के मिले, तो ये तो आपको प्रॉफिट हो गया, करेक्ट। तो पैसा तो आया ना आपका बेटा, तो आप कैश अकाउंट डेबिट करोगे, पैसा आया आपको। पर ये पैसा किस लिए आया? तो यहाँ पे आप क्या क्रेडिट करोगे? गुडविल तो क्रेडिट कर नहीं सकते, बिकॉज गुडविल आपने डेबिट की नहीं थी, तो क्रेडिट करोगे कैसे? व्हाट इट? आप गुडविल तो क्रेडिट नहीं कर सकते। ये आपका एक तरह का फायदा है, और फायदा कहाँ रिकॉर्ड होता है? रियलाइजेशन। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। आपके पास जो एसेट थी ही नहीं उसके पैसे मिले, आपके पास गुडविल थी ही नहीं, आपने अपनी किताब में तो गुडविल रिकॉर्ड की ही नहीं थी, और उसके पैसे आए। पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और जो फायदा, जो पैसा मिला वो तो एक फायदा ही है, मुफ्त के मिले हैं, तो इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं, चलिए इलस्ट्रेशन 35 बात करते हैं। ऑन 1 अगस्त 2017 प्रणाम लिमिटेड इशूड 8,08,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। These debentures are redeemed on 31/7/2022 at ₹120 per debenture. ओह, अब कहानी पहले समझ लेते हैं कि 9% डिबेंचर इन्होंने इशू किए। पहले बात करते हैं, चलिए तो यहां ध्यान देते हैं। चलिए तो 1 अगस्त 2017 को एक कंपनी ने डिबेंचर इशू किए। डिबेंचर कौन से थे? 9% डिबेंचर थे। कितने रुपए में इशू किए थे? 100 रुपए में। कितने रुपए के डिबेंचर इशू किए थे? तो यहां बोला 8,000, मतलब 100 रुपए के डिबेंचर, 8,000 डिबेंचर 100 रुपए के भाव से, इट इज 8 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए। ठीक है, तो आपको नॉर्मली डिबेंचर कितने के मिले होंगे? पैसे कितने मिले होंगे? तो बैंक से आपको मिले होंगे 8 लाख रुपए, करेक्ट। और आपको डिबेंचर इशू करने हैं 8 लाख रुपए के। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट इज 8 लाख रुपए, ये आप करोगे। ऐसा करना चाहिए क्योंकि पैसा तो आपको इतना ही मिला है। नाउ व्हाट हैपेंस, मुझे आप एक बात बताइए, पर आपको वही 9% डिबेंचर कितने में रिडीम करने हैं? 120 रुपए में, यानी 8,000 डिबेंचर 120 के भाव से। तो 8,000 डिबेंचर मैं कैलकुलेट कर लू, 8,000 इंटू 120, तो हमें 9,60,000 रुपए के डिबेंचर रिडीम करने होंगे। अब मैं ले कितना रहा हूं? 9 लाख, 8 लाख रुपए, मुझे देने कितने हैं? 9,60,000 रुपए। मतलब मुझे एक्स्ट्रा पैसे, दैट इज 1,60,000 रुपीज एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर टाइम, जो हमारा डेट बोला हुआ है, दैट इज 31/7/2022, दैट इज 31/7/2022। तो आप यूं समझ लो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल में मुझे 1,60,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा के इनको देने हैं। पैसे लिए 8 लाख हैं, देने 960 हैं, मतलब 1,60,000 मुझे जमा करने होंगे। तो हर साल मैं अपने बिजनेस में से पैसे जमा रखूंगा, पैसे निकाल के साइड में रखूंगा इसको चुकाने के लिए। तो हम यूं समझे कि 1,60,000 डिवाइड बाय 5, मतलब मैं हर साल 32,000 रुपए निकाल के साइड में रखूंगा इसको चुकाने के लिए। पहले आप सम को समझ गए? हाँ, बस एंट्री में कुछ लेना नहीं। तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि आपने 8 लाख लिए हैं, आपको 960 चुकाने हैं। तो आपने डिबेंचर कितने के इशू किए? 8 लाख के। तो यहाँ एंट्री क्या आएगी? पहले तो आएगी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बट अमाउंट कितनी आएगी? बिकॉज अमाउंट मुझे क्या करना है, बैंक की जो अमाउंट है वो मुझे अगर मान लीजिए लॉस हो, डिस्काउंट हो, वो सब काट के ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या करूंगा,
डिबेंचर मैंने एक्चुअल में कितने के इश्यू किए, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 8 लाख रुपए। बिकॉज एक बात याद रखिए, रिडेम्पशन प्रीमियम जब होता है ना, रिडेम्पशन प्रीमियम, एक बार सी मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, इससे आप रिडेम्पशन प्रीमियम के सभी सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इश्यूएड पार किया हो, इश्यूएड प्रीमियम किया हो, या इश्यूएड डिस्काउंट किया हो। रिडेम्पशन प्रीमियम में एक ही बात करनी होती है, सी मान लीजिए आपने इश्यूएड पार किया, तो आपकी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, दैट इज इश्यूएड पार 100 रुपए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको भविष्य में 120 चुकाने हैं, तो जब 20 रुपए चुकाने वाले हो, वो भविष्य की आपकी लायबिलिटी है, तो वो होती है डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। वो 20 रुपए आपको निकाल के देने हैं, करेक्ट, तो वो आपको खुद ही जमा करने हैं, तो इसलिए आपका लॉस और इश्यू ऑफ डिबेंचर भी कितना आएगा, 20 रुपए, ये आप जमा करके इसको दोगे। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आप इश्यू कर रहे हो, इश्यू एट पार कर रहे हो, सपोज आप इश्यू एट प्रीमियम कर रहे हो, आपने 110 में इश्यू किया है, आपने 110 में इश्यू किया है, आप 120 में रिडीम करने वाले। अब फंडा बड़ा क्लियर है, समझ के चलना। इश्यू एट प्रीमियम की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी में 10 रुपए का, 100 रुपए का डिबेंचर, और बैंक से 110 है। अब आपको भविष्य में 20 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने, इसको रिडेम्पशन प्रीमियम बोलते हैं। तो अगर भविष्य, ये जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये जो है वो रिडेम्पशन प्रीमियम है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, जैसे आप इश्यू करते वही एंट्री करनी है। रिडेम्पशन प्रीमियम में क्या करना होता है, ऊपर लॉस 20 का डाल दो, नीचे प्रीमियम 20 का डाल दो, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम कितने का, 20 रुपए, खत्म। सर अगर मान लो डिस्काउंट में इश्यू किया होगा डिबेंचर, बेटा डिबेंचर डिस्काउंट में इश्यू का आप सिस्टम ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपने पार में इश्यू किया हो, बराबर, तो पार की एंट्री बनेगा लो पैड टू डिबेंचर, फिर ऊपर लॉस और नीचे प्रीमियम। अगर प्रीमियम में इश्यू किया है तो बैंक डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपको कर देना है बैंक डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो इश्यू की एंट्री हो कर देने की, फिर रिडेम्पशन प्रीमियम को सिर्फ ऊपर लॉस और नीचे प्रीमियम डाल देना। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे क्या करना है आपको, 1,60,000 को ऊपर लॉस और नीचे प्रीमियम, बिकॉज इश्यूएड पार है ना, इश्यूएड पार की एंट्री हो गई, बैंक टू डिबेंचर, डिबेंचर और डिबेंचर टू डिबेंचर, बराबर, तो एंट्री हो गई। अब से ऊपर लॉस और नीचे प्रीमियम 160, बात खत्म। तो ऊपर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 8 लाख रुपए, बिकॉज आपको बैंक से 8 लाख रुपए लाने, जो अमाउंट यहां आएगी वही अमाउंट आपको ऊपर की एंट्री में डालनी होती है, ये हमेशा याद रखना। अब मान लीजिए आफ्टर 5 years आप जब डिबेंचर चुका रहे हो, तो प्रीमियम के साथ चुकाओगे, सीधी सी बात है ना। आप यहाँ पे कितने रुपए चुकाओगे, पूरे 960 चुकाओगे, तो डिबेंचर कितने का है, यहाँ पे डिबेंचर आपका है 8 लाख रुपए का, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम कितने का है, 1.6 लाख का, टू बैंक कितना आएगा, 9.6 लाख। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी आपकी बुक में कितने की है, डिबेंचर की नाम की 8 लाख रुपए, तो डिबेंचर तो 8 लाख से ही डेबिट होगा। सामने आपने प्रीमियम चुकाया है, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, तो वो दोनों को प्लस कर दो, तो डिबेंचर होल्डर 960 आपने चुका दिया। सिंपल सा फंडा है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, करेक्ट, तो 9% डिबेंचर टू प्रीमियम डिबेंचर टू बैंक, बैंक की जगह मैंने डिबेंचर होल्डर लिख दिया, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक अलग से लिख दूंगा, तो होल्डर डेबिट होल्डर क्रेडिट निकल गया, अल्टीमेटली बैंक ही आ गया। एनी डाउट्स, नो डाउट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नमस्कार लिमिटेड इश्यूज 5,010% डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 5%। अब देखो सिंपल सा फंडा है, तो आपको बैंक से कितने पैसे मिले होंगे, 5,000 डिबेंचर आपने इश्यू किए, 100 रुपए का मतलब 5 लाख रुपए, और 5 लाख का 5% निकाल लो 25,000 रुपए, यानी 5 लाख में से 25,000 रुपए आपको कम मिले हैं। ये कैसा होगा, तो आपको बैंक से पैसे कितने मिले होंगे, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम प्रीमियम तो नहीं है, तो बैंक अगर मान लो अगर डिबेंचर आप डिस्काउंट में इश्यू कर दियो और रिडीमेड पार है, पार की स्पेलिंग भी याद होती है, तो चलिए सिंपल सा अपन डायरेक्ट कर लेते हैं इसको भी। देखिए
आप इश्यू कर रहे हो डिस्काउंट में, डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी? रेडीमेड पार ये तो छोड़ दो आप, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, और कितने मिलेंगे? 5,000 इंटू 5% डिस्काउंट है वाला 95, तो यहाँ होगा 4,75,000। डिस्काउंट कितने का दिया? 5,000 इंटू 5 का, तो कितना आ जाएगा? 25,000। टू डिवेंचर दैट इज 5 लाख। सिंपल सा फंडा है। तो बैंक से कितने आएंगे? 5 लाख रुपए। बाकी पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितने आएंगे? 475। सर ये 475 कैसे पता चलेगा? बेटा ये एंट्री से हमें पता चलेगा कि हमें डिवेंचर तो 5 लाख के इशू किए, उसमें डिस्काउंट काट लिया 25,000 रुपए का, तो बचा 470। तो बैंक से कितने आएंगे? 475। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए? 475। तो वही 475 आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये अमाउंट जो यहाँ पे आएगी वही अमाउंट बैंक में जाएगी। तो हमेशा क्या करना है? पहले दूसरी एंट्री लिख देने की। तो दूसरी एंट्री में क्या होगा? आपने डिवेंचर कितने का इशू किया? भाई भैया 5 लाख रुपए का डिवेंचर इशू किया, डिस्काउंट आपका 25,000 कट गया, तो आपको 475 मिलेंगे, तो बैंक से 475 मिलेंगे ना, बात खत्म। और रेडीमेड पार है तो आप पूरे 5 लाख रुपए चुकाओगे, तो एंट्री क्या होगी? डिवेंचर टू बैंक। तो उसकी एंट्री क्या होगी? डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। तो अल्टीमेटली डिवेंचर टू बैंक की होगी ना। डिवेंचर होल्डर क्रेडिट, डिवेंचर होल्डर डेबिट, निकल गया। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। लिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी,